हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस क्लास में स्केलर एंड वेक्टर समझने वाले हैं। एक्चुअल में जो फिजिकल क्वांटिटी होती है उसमें स्केलर और वेक्टर को किस तरह से डिवाइड किया गया है वो हम चीज़ों को समझेंगे। बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी ऐसे होते हैं जो डायरेक्शन पे डिपेंड होता है, बहुत सारे ऐसे होते हैं डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं होते हैं। तो उसी बेस पे हमें स्केलर और वेक्टर को समझना है। देखो, बेसिक डिफरेंस ये है कि स्केलर क्या होता है एंड वेक्टर क्या होता है। दोनों में बेसिक डिफरेंस समझना है। स्केलर वो क्वांटिटी, दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड, है ना, जो जिसके पास मैग्नीट्यूड होगा बट नो डायरेक्शन, कोई डायरेक्शन नहीं हो, ऐसी क्वांटिटी हम कह सकते हैं स्केलर क्वांटिटी। एग्जांपल के तौर पे बता दूं कि अगर कोई भी बॉडी का मास है तो वो केवल मास है, उसका कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है। मास किसी भी डायरेक्शन में, ईस्ट में वेस्ट में फिक्स रहेगा। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, वैसे आपने पढ़ा होगा, मैं शॉर्ट में पढ़ाता हूँ, ठीक है। मास, वॉल्यूम, ये सब क्वांटिटी एक तरह का स्केलर क्वांटिटी हो गया। लाइक एरिया हो गया, ये सारे स्केलर हो गया। स्पीड, वर्क, डिस्टेंस, ठीक है, ये सारे स्केलर क्वांटिटी। इसमें केवल मैग्नीट्यूड, हर फिजिकल क्वांटिटी के पास मैग्नीट्यूड होता है, लेकिन किसी में डायरेक्शन होता है, किसी में डायरेक्शन नहीं होता है। अगर सपोज मान लो किसी बॉडी का मास है 5 kg, इट मीन्स कि उसका अगर मान लो वेस्ट डायरेक्शन में, अगर उसका वेस्ट डायरेक्शन में उसका 5 kg वेट है, तो क्या उसका मास है, क्या उसका ईस्ट में भी 5 kg होगा या कम हो जाएगा? ऑब्वियसली उतना ही रहेगा। मतलब किसी भी डायरेक्शन में उस बॉडी का मास सेम है। मतलब मैग्नीट्यूड तो हो गया, लेकिन डायरेक्शन कोई फिक्स नहीं है इसका। इन सारे का फिजिकल क्वांटिटी का कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, इसीलिए इसको बोलेंगे क्या, स्केलर क्वांटिटी। लेकिन जब हम वेक्टर की बात करते हैं तो इसमें वो क्वांटिटी आएगा जिसके पास दोनों होगा, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड होगा। दोज फिजिकल क्वांटिटी which have both direction and magnitude, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, उसका रिजल्टेंट जो भी आएगा दोनों होना चाहिए। और साथ साथ इसमें एक बार और ऐड कर लेते हैं, वेक्टर में जितने भी वेक्टर होते हैं वो हमेशा, वेक्टर जो है वो हमेशा ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन फॉलोज द ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉज ऑफ एडिशन, इसको फॉलो करते हैं। वे बताएंगे, एक्सप्लेन करेंगे अगली क्लास में। ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन को फॉलो करते हैं तो वो सारे के सारे क्या कहलाएंगे, वेक्टर क्वांटिटी होगा, ठीक है। एग्जांपल में देखो, इसमें ऐसा बॉडी आएगा, इसमें ऐसा क्वांटिटी आएगा जिसमें डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों होगा। अगर मैं बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट का, तो ऑब्वियसली डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। क्योंकि अगर हम एक पॉइंट से दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस देखते हैं, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, वैसे सिर्फ लेंथ जो होता है वो हम डिस्टेंस कह सकते हैं, लेकिन जो मिनिमम डिस्टेंस होता है, मिनिमम लेंथ जो होता है दो पॉइंट के बीच का, वो कहलाएगा आपका डिस्प्लेसमेंट। सपोज कोई बॉडी ए पर है, अगर वो बी की ओर जा रहा है, कि मतलब बी की तरफ जा रहा है, इट मीन्स कि उसका डायरेक्शन टुवार्ड्स बी की तरफ है। तो एक कांस्टेंट डायरेक्शन, एक फिक्स डायरेक्शन हो गया। अपोजिट आएगा ए की तरफ, तो ऑब्वियसली इसका भी डायरेक्शन फिक्स हो गया, होता है ना। तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड तो होगा कि 10 मीटर गया, 5 मीटर गया, लेकिन इसमें क्या है, विशेष तरह का एक डायरेक्शन भी है, इसलिए ये क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा, ठीक है। मास के यहाँ डिस्प्लेसमेंट हो गया, वहाँ स्पीड था, तो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम वो होता है वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विथ रेस्पेक्ट टू टाइम, ये होता है एक्सेलरेशन। ये सारी क्वांटिटी इस वेक्टर क्वांटिटी है। वैसे सेपरेट जब इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लीनियर मोशन इन वन डायमेंशन, सबके बारे में चीज़ें आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, किस तरह से वो वेक्टर होगा, किस तरह से वो स्केलर होगा। चलिए कुछ और एग्जांपल भी है। फोर्स, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन कैसे करना है, रिप्रेजेंटेशन, वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन
इस तरह से करते हैं, एरो दिखा के। एरो ये बताता है कि डायरेक्शन है कोई वेक्टर का। ऑब्वियसली जो वेक्टर होगा, स्केलर तो बात ही खत्म, उसमें केवल मैग्नीट्यूड होता है, कोई डायरेक्शन नहीं। लेकिन जो इसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों होगा उसकी बात करते हैं, ठीक है। उसको हम किस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, तो एरो से। तो एरो ही बताएगा कि एरो का जो डायरेक्शन होगा एक्चुअल में वो वेक्टर का डायरेक्शन है, ठीक है, मतलब उस फिजिकल क्वांटिटी का डायरेक्शन है। और एरो का जो लेंथ होता है, ये लेंथ ये आपका मैग्नीट्यूड बताएगा। देखो कितने अच्छे से इसको रिप्रेजेंट किया गया है। फिजिक्स में ये फिजिक्स की खासियत है कि एरो से ही दोनों चीज आ गई सामने में। लेंथ ऑफ एरो इज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ एरो गिव्स डायरेक्शन ऑफ वेक्टर, ठीक है। अगर हम और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वेक्टर को, हम मतलब सिंबल में कैसे लिखेंगे, लाइक मान लो एक कोई फिजिकल क्वांटिटी है, इसके डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों है, ए का डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों है, इसको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है। ये आपको बताएगा कि कौन सी क्वांटिटी है, एक तरह का वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये स्केलर होता, अगर ये स्केलर है तो सिंपली हम ए लिखते तो इसका इट मीन्स कि ये स्केलर क्वांटिटी है। अगर हम एरो के साथ लिखेंगे तो ये होगा आपका क्या, वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, और वेक्टर क्वांटिटी इसका मतलब ये होगा कि इसमें मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता रही है, क्योंकि एरो गिव द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर एंड एरो लेंथ जो है वो मैग्नीट्यूड बता रहा है, दोनों चीज बता रहा है। अगर हमें सिंपली मैग्नीट्यूड दिखाना है ना, सिंपली किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड दिखाना है तो आप ऐसे लिखोगे, मोड लगा दोगे। मोड का मतलब ये हो, वैसे तो वेक्टर है, वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है, इट मीन्स कि वेक्टर का मैग्नीट्यूड बता रहा है। वैसे बहुत सारी बुक पे ऐसे भी लिखा हुआ है, बोल्ड कलर में कर दिया तो इट मीन्स कि वो वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। बोल्ड में अगर हम इसको इस तरह से लिख लेंगे तो वो वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। आई होप कि रिप्रेजेंटेशन वेक्टर का आपको समझ में आया होगा, किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं एरो से। ये सिंपली हम अगर ऐसे ऑब्लिक डैश लगा दें तो इससे हम वेक्टर ही समझेंगे। स्केलर क्वांटिटी में कोई कुछ नहीं लगता है, लेकिन जो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर लगेगा वो मैग्नीट्यूड ही बताएगा, कोई डायरेक्शन नहीं बताएगा, ठीक है। एग्जाम्पल समझेंगे। एग्जाम्पल में मैं बता दूं आपको कि वेक्टर ए इक्वल्स टू 10 मीटर, इट मीन्स कि उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड 10 मीटर है। अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे 10 मीटर ईस्ट और वेस्ट या साउथ कोई भी डायरेक्शन, तो ये हो गया डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों के साथ हो गया, ठीक है। अब हम लोग समझेंगे पैरेलल शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर। अब हमें समझना है कि दो वेक्टर जिसके पास डायरेक्शन मैग्नीट्यूड तो वैसे होता ही है, उस दोनों के बीच का एंगल क्या बनेगा। एक्चुअल में एंगल भी निकालना है, हमें एंगल समझना है, क्योंकि जब हम वेक्टर का रिजल्टेंट वेक्टर निकालेंगे तो आपको समझ में आएगा वहाँ पे कि उन दो वेक्टर जिसका हमें रिजल्टेंट निकालना है उसके बीच में एक्चुअल में एंगल कितना होता है। तो पहले हमें उसको समझना है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, ठीक है। दो वेक्टर के बीच में एंगल समझो कैसे होगा। देखो एक वेक्टर ये हो गया, एक वेक्टर ये हो गया, इसके बीच के एंगल को हम थीटा से या किसी भी बीच के एंगल को हम रिप्रेजेंट करते हैं, थीटा से, एक्स से, एनीथिंग एल्स आप जिससे डिनोट करना कर सकते हो, ठीक है। तो वेक्टर ए बी के बीच का एंगल हो गया। लेकिन इसमें भी कंडीशन है, तो कंडीशन को समझने से पहले हम एक काम करते हैं कि एक वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट समझ लेते हैं। वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट, वेक्टर पैरेलल शिफ्ट होता है, इससे आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा कि दो वेक्टर के बीच का एंगल जो निकालना है वो एक्चुअल में कितना होगा। हाँ, ये भी याद रखिएगा, दो वेक्टर के बीच का एंगल याद रखिएगा, वो एंगल लाइक मान लो थीटा, दो वेक्टर के बीच का एंगल हमने थीटा मान लिया, कुछ भी मान सकते हैं, एक्स वाई जेड एनीथिंग, तो हमने थीटा मान लिया दो वेक्टर के बीच का, और वो एंगल हमेशा या तो 0 के इक्वल होगा, 0 डिग्री के इक्वल होगा, या उससे बड़ा होगा, लेकिन छोटा होगा 180 डिग्री से या 180 के बराबर होगा। ये कंडीशन होता है दो वेक्टरों के बीच का एंगल। दो वेक्टरों के बीच का एंगल 0 से बड़ा या बराबर, लेकिन 180 के बराबर या उससे छोटा, ये होता है इसके बीच का एंगल, ठीक है। 180 से कभी एंगल ज़्यादा नहीं होगा, एंगल वैसे माइनस में होता भी नहीं, अगर होगा इट मीन्स कि उसका डायरेक्शन चेंज हो गया। तो वेक्टर का जो दो वेक्टर के बीच का एंगल ये होगा। तो उससे पहले हमें समझना है पैरेलल शिफ्ट, ये कॉन्सेप्ट आपको काम आएगा एंगल निकालने में। पैरेलल शिफ्टिंग क्या होता है, वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट करता है। लाइक कोई वेक्टर इस डायरेक्शन में, ये तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों बता दिया, तो फिलहाल हमें डायरेक्शन से मतलब है यहाँ पर।
पैरेलल शिफ्ट करना वेक्टर को। पैरेलल का मतलब अभी हम लोग पढ़ेंगे वेक्टर, उस टाइप्स ऑफ वेक्टर में उसमें पैरेलल वेक्टर होता है, पैरेलल वेक्टर होता है और एंटी पैरेलल वेक्टर होता है। तो दोनों के बीच का जो एंगल एक्चुअल में निकालना है, देखो पैरेलल का मतलब होगा कि दो वेक्टर के बीच पैरेलल कब होगा, जब दोनों के बीच का एंगल 0 होगा। तो ऑब्वियसली इसका जो पैरेलल वो ऐसे भी हो सकता है, इसका पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, उसका पैरेलल यहाँ भी हो सकता है, उसका पैरेलल यहाँ भी हो सकता है। पैरेलल शिफ्ट की कंडीशन में अगर किसी वेक्टर का पैरेलल शिफ्ट कराना है तो एक बात ध्यान रखना है कि उसके बीच का एंगल कभी चेंज नहीं होगा और डायरेक्शन भी चेंज नहीं होगा। ठीक है, सपोज मान लो कि वेक्टर का ये इसका हमें पैरेलल शिफ्ट निकालना है। आपने इसका जो पैरेलल शिफ्ट वेक्टर दिखाएंगे वो ऐसे दिखा देंगे मान लो, तो ये हो जाएगा गलत। पहली बात कि ये पैरेलल हुआ नहीं, पैरेलल का मतलब वो ऐसे होता है, जिस डायरेक्शन में वेक्टर है उसी डायरेक्शन में आपको और उसके जैसा आपको वेक्टर दिखाना है पैरेलल वाले। ठीक है, पैरेलल शिफ्ट का अर्थ ये होगा, पैरेलल शिफ्ट में ऐसे हो जाएगा, यूं हो जाएगा। अगर हमें निकालना है इसका पैरेलल शिफ्ट तो ऑब्वियसली ऐसे होगा, या तो यहाँ लग सकते हो या इसके पैरेलल में ला सकते हो, यहाँ भी ला सकते हो। आई होप कि पैरेलल शिफ्ट समझ में आया होगा। तो पैरेलल शिफ्ट के कंडीशन में during parallel shift angle can't be changed, angle cannot be changed, कभी एंगल चेंज नहीं होगा। इट मीन्स कि डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर इसका मान लो पैरेलल शिफ्ट निकालना है तो ऑब्वियसली अगर उसको एंटी पैरेलल कर देंगे, ये पैरेलल तो हुआ लेकिन डायरेक्शन क्या हुआ, पैरेलल तो है एक दूसरे के पैरेलल लेकिन डायरेक्शन अपोजिट हो गया। तो डायरेक्शन अपोजिट होने की वजह से एंगल कुछ और हो गया। ठीक है, एंगल चेंज हो गया, एंगल कभी चेंज नहीं होता है। तो इस कंडीशन में देख सकते हैं कि यहाँ पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा वेक्टर का। देखिए किस तरह से करना है, वेक्टर ए हो गया यहाँ आपका, किसी एक वेक्टर को, मैंने बोला किसी एक वेक्टर को पैरेलल शिफ्ट करना है, या तो आप ए को पीछे कर लो या एक बी को आगे कर लो। ठीक है, सपोज हम बी, अभी तो एंगल एक्स के बीच का 60 डिग्री है, वेक्टर भी इस तरह से। ठीक है, इसको मैं पीछे की तरफ शिफ्ट कर देंगे यहाँ, तो वेक्टर भी उठ के यहाँ आ गया। तो अब बताओ कि अभी तो इसका इनिशियल ये था, फाइनल ये हो गया। तो शिफ्ट होने के बाद वेक्टर के बीच का एंगल अब ये हो गया, इसका टेल मैच हो गया। अब एंगल निकाल सकते हैं। तो अब एक्चुअल में क्या होता है, एक लाइन पर एक 60 डिग्री है तो ऑब्वियसली ये क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ 120 डिग्री होगा। तो इसके बीच का एंगल हो जाएगा 120 डिग्री। इसका मतलब है कि दो वेक्टरों के बीच का ए और बी, जहां आपको 60 डिग्री दिख रहा था वो नहीं होगा बल्कि 120 डिग्री होगा। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। एक एग्जांपल और लेते हैं और अच्छे से समझ में आएगा। क्वेश्चन नंबर 4 अगर मैं लेता हूँ, सपोज यहाँ पर दो वेक्टर हैं, ए, दो नहीं बल्कि बहुत सारे वेक्टर लेता हूँ, मैं से ए बी, फिफ्थ एग्जाम्पल होगा, हाँ, बी एंड सपोज ये सी। ठीक है, सी वेक्टर है, पूरी तरह से ये परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बीच का एंगल 60 डिग्री है मान लो। तो अब बताना है हमें ये कि ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा, ए और बी के बीच का एंगल क्या होगा। सेकंड में वेक्टर ए एंड सी के बीच का एंगल क्या होगा, एंड थर्ड में बी एंड सी के बीच का एंगल क्या होगा, बी एंड सी के बीच का एंगल क्या होगा। ये तीन के बारे में आपको बताओ, फटाफट बताना है। चलो जल्दी पॉज करके आप इसको खुद से सॉल्व करें। चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। देखो इसको मैं सॉल्व करता हूँ। पैरेलल शिफ्ट कि अगर यहाँ रूल करता है पैरेलल शिफ्ट, ड्यूरिंग पैरेलल शिफ्ट एंगल कांट बी चेंज। पैरेलल शिफ्टिंग के दौरान क्या होता है कि एंगल को हम एंगल चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इस डायग्राम को मैं इस तरह से भी बना सकता हूँ। वेक्टर ए यहाँ आप दिखा रहा है, यहाँ वेक्टर बी दिखा रहा है, यहाँ वेक्टर सी दिखा रहा है। अगर मैं देखेंगे इसके बीच का एंगल, ए और बी के बीच का एंगल निकालना है तो ऑब्वियसली दोनों का टेल, ए का और बी का टेल मिला हुआ है। इट मीन्स कि फर्स्ट के लिए जो एंगल होगा वो परपेंडिकुलर दिया हुआ है ना, तो फर्स्ट के बीच का जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। सेकंड में ए और सी के बीच का एंगल निकालना है तो आपका ए हो गया और सी यहाँ हो गया, इसके बीच का एंगल ये, जबकि है नहीं, गलत, क्योंकि वेक्टर ए का, देखो वेक्टर ए का टेल और सी का
वेक्टर ए का टेल और सी का हेड दोनों मिल गया, जबकि हेड से हेड या टेल से टेल करना है, तो ऐसे कंडीशन में हमें पैरेलल शिफ्ट करना पड़ेगा। वेक्टर सी को आगे या सी ए को पीछे कर दो। चलो हम वेक्टर सी को आगे कर देता हूँ, ठीक है। वेक्टर सी को हमने आगे कर दिया, तो अब ये ए और ये सी, इसके बीच का एंगल हो गया। अब देखिए ऐसा है कि अब यहाँ पे हमें कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। अभी यहाँ था 60 डिग्री, ये था 90 डिग्री, ठीक है। ये 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री है। तो ऑब्वियसली दो लाइन जब इंटरसेक्ट करता है तो एंगल सेम होता है। तो यहाँ 60 डिग्री, तो ऑब्वियसली ये भी क्या होगा 60, लेकिन हमें निकालना है यहाँ 90 होता है, ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री। तो इन दो वेक्टर के बीच का एंगल क्या होगा आपका 30 डिग्री आंसर होगा, ठीक है। ये होगा 90 डिग्री। अब हमें निकालना है एंगल बिटवीन बी एंड सी। तो वेक्टर बी को और सी को देखो, वेक्टर बी और सी, ऑब्वियसली वेक्टर बी और सी को जब हम देखते हैं तो वेक्टर बी का टेल और सी का हेड मिला हुआ है, जो कि एंगल 60 है वो नहीं होगा, गलत हो जाएगा। तो हमें इसको आगे शिफ्ट करना है। तो जब मैंने आगे शिफ्ट किया, ध्यान दीजिएगा, जब मैंने इसको आगे शिफ्ट किया तो वेक्टर सी ये हो गया, ठीक है। और वेक्टर सी का टेल, वेक्टर बी का टेल दोनों मैच हो गया। तो इसके बीच का एंगल ये होगा, ये एंगल होगा कितना, ये तो है 90, यहाँ से यहाँ तक है 30, तो 90 + 30 क्या होगा आपका 120 डिग्री, 120 डिग्री होगा आपका आंसर, ठीक है। इसके बीच का एंगल 90 डिग्री है और इसके बीच का एंगल 30 डिग्री है, तो दोनों को ऐड करने हैं तो आ जाएगा 120 डिग्री। हमें टेल से टेल या हेड से हेड मैच करना है। आई होप कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग पढ़ लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर, फर्स्ट में इक्वल वेक्टर। टाइप्स ऑफ वेक्टर में फर्स्ट में इक्वल वेक्टर। इक्वल वेक्टर, दो वेक्टर इक्वल, दो या दो से ज़्यादा वेक्टर इक्वल कब होते हैं, जब ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बीच का मैग्नीट्यूड, उन दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, डायरेक्शन और साथ साथ यूनिट, तीनों होना चाहिए, सेम मैग्नीट्यूड। इक्वल वेक्टर हर चीज में इक्वल होगा, सेम डायरेक्शन, एक ही डायरेक्शन में होगा। इनफैक्ट चूंकि फिजिकल क्वांटिटी है ना एक तरह का, तो ऑब्वियसली सेम यूनिट, तभी हम कह सकते हैं इक्वल वेक्टर। ये 3 पॉइंट याद रखिएगा, सेम मैग्नीट्यूड, सेम डायरेक्शन, सेम यूनिट, तब कह सकते हैं इक्वल वेक्टर। एग्जांपल आप समझिए, अगर मान लो कि वेक्टर ए हमने लिया 10 मीटर एंड वेक्टर बी लिया 10 मीटर, तो यहाँ जो है आपका यूनिट सेम है दोनों का, मैग्नीट्यूड भी 10 सेम है, डायरेक्शन इसमें दिखाया नहीं गया। सपोज मान लो ये ईस्ट डायरेक्शन में, ऑब्वियसली वेक्टर क्वांटिटी तो डायरेक्शन होगा, ईस्ट में है, ये भी ईस्ट डायरेक्शन में है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि ये तीनों पॉइंट सामने आ रहा है। इट मीन्स कि वेक्टर ए और वेक्टर बी एक दूसरे का इक्वल वेक्टर कह सकते हैं, है ना। वेक्टर ए और बी क्या होगा, इक्वल वेक्टर कहलाएगा, ठीक है। सपोज एग्जाम्पल में हम लेते हैं वेक्टर ए सपोज 5 मीटर, लेकिन है ये ईस्ट। अब वेक्टर हमने बी लिया 5 मीटर, लेकिन ये हमने लिया वेस्ट, तो डायरेक्शन सेम नहीं होगा, क्योंकि ईस्ट डायरेक्शन मान लो यहाँ है तो वेस्ट यहाँ हो जाएगा, तो इक्वल वेक्टर नहीं होगा, बल्कि तीनों चीज़ होना चाहिए सेम। तो ये इसको हम इक्वल वेक्टर नहीं कहेंगे। हो सकता है कि मैग्नीट्यूड भी सेम हो, डायरेक्शन भी सेम हो, बल्कि यूनिट अलग हो, ये मीटर में है, ये न्यूटन में आ गया, तो उस टाइम पे भी इक्वल वेक्टर नहीं होगा, ये इक्वल वेक्टर नहीं है। इक्वल वेक्टर होने के लिए ये 3 पॉइंट होना चाहिए, ठीक है। अब सेकंड में है अपोजिट वेक्टर। अपोजिट वेक्टर क्या होता है, इसमें भी बताता हूं मैं। सबसे पहले सेम मैग्नीट्यूड, बस एक ही चीज चेंज होगा इसमें। यहां तक कि हम इसमें बोल सकते हैं सेम यूनिट, लेकिन डायरेक्शन सेम नहीं होगा। अपोजिट का मतलब है कि दो वेक्टर एक दूसरे का ठीक उल्टा होगा, इसको हिंदी में कह सकते हैं विपरीत होगा, ठीक है। बट अपोजिट डायरेक्शन, ये 3 पॉइंट अगर देखने को मिलेगा दो वेक्टर के बीच में, उसको हम कह सकते हैं अपोजिट वेक्टर। लाइक एग्जांपल समझो आप, सपोज ए वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड है 10 मीटर ईस्ट, वेक्टर बी ये भी 10 मीटर वेस्ट,
तो ये दोनों अपोजिट वेक्टर है, ठीक है, ये दोनों अपोजिट है क्योंकि ये 10 मीटर ईस्ट वेस्ट, और ये भी ऐसे लिखिएगा। अगर मैं बात करूँ सेकेंड एग्जाम्पल का, तो वेक्टर ए मान लो ये है 15 मीटर या 15 न्यूटन, फोर्स का ऐसा यूनिट हो गया 15 न्यूटन मान लो साउथ है, एंड वेक्टर बी है सपोज 15 न्यूटन वेस्ट। तो ये दोनों वेक्टर इक्वल नहीं होगा। आपको लगता होगा कि साउथ और वेस्ट दोनों अपोजिट डायरेक्शन है, बिल्कुल नहीं है। ईस्ट और वेस्ट अपोजिट होता है, आपको डायरेक्शन का नॉलेज होना चाहिए ना। ये नॉर्थ ऊपर में, नीचे में नॉर्थ का अपोजिट क्या, साउथ डायरेक्शन, ठीक है। ये होगा आपका क्या, वेस्ट डायरेक्शन, ये होगा ईस्ट डायरेक्शन। नॉर्थ का अपोजिट साउथ होता है, ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है। तो ईस्ट का वेस्ट मैग्नीट्यूड सेम, यूनिट सेम, डायरेक्शन अपोजिट, ईस्ट का वेस्ट आ गया अपोजिट डायरेक्शन। तो यहाँ कह सकते हैं कि दोनों वेक्टर क्या है, एक दूसरे का अपोजिट है। तो उसमें हम दिखाएंगे साइन माइनस करके, माइनस साइन इसलिए दिखाएंगे ताकि हमें ये लगेगा कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल दोनों वेक्टर एक दूसरे का अपोजिट है, ठीक है। हाँ, लेकिन इसमें सेकेंड एग्जाम्पल देखेंगे। तो ये सेकेंड एग्जाम्पल जो है आपका, ये वेक्टर ए वेक्टर बी के उल्टा नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अब जब इसको देखोगे, मान लो ए वेक्टर जो है उसका डायरेक्शन साउथ है, नीचे, साउथ नीचे होता है, ठीक है, और 15 न्यूटन दिया हुआ मैग्नीट्यूड, और वेस्ट में दे रखा है कितना, 15 न्यूटन वेस्ट में दे रखा है। तो क्या ये अपोजिट नहीं हुआ, बल्कि परपेंडिकुलर वेक्टर हो गया। हम इसको कह सकते हैं परपेंडिकुलर वेक्टर, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है। अपोजिट का मतलब है साउथ का ठीक अपोजिट हो जाएगा नॉर्थ। होप सो समझ में आया होगा। अब तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर का सेंस ये हुआ कि बहुत सारे ऐसे वेक्टर जो एक ही प्लेन में होगा। प्लेन का कॉन्सेप्ट, दो तरह का प्लेन होता है, एक 2 डायमेंशनल प्लेन एंड 3 डायमेंशनल प्लेन, ठीक है। 2 डायमेंशनल प्लेन ये हो गया आपका, सपोज एक्स एंड वाई, ये दोनों एक्सिस हो गए 2 डायमेंशनल प्लेन। और 3 डायमेंशनल प्लेन एक्स वाई एंड जेड। 2 डायमेंशनल 3 डायमेंशनल प्लेन में ये फर्क होता है कि 2 डायमेंशनल ये 90 डिग्री पर होगा, ऑब्वियसली 3 डायमेंशनल में जितने भी एक्सिस बना हुआ है ना, एक्स वाई जेड, तीनों एक दूसरे के 90 डिग्री पर होते हैं। ये इसके एक्सिस पे होगा, ये इसके एक्सिस पे होगा, ये एक्सिस 90 डिग्री का एंगल बनाया होगा, तीनों एक दूसरे के साथ एंगल बना होगा। तो 2 डायमेंशनल प्लेन को हम सेम प्लेन बोलते हैं। देखिए इसमें 2 डायमेंशनल में क्या है कि सेम प्लेन होता है, सेम प्लेन, एक ही प्लेन होगा, ठीक है। लेकिन 3 डायमेंशनल की बात करेंगे तो इसमें 3 सेम प्लेन होगा, 3 होगा, ठीक है, 3 सेम प्लेन होगा। अब आप समझो, पहले सपोज मेरे पास ये एक्स नीचे एक्स एक्सिस हुआ, ये वाई एक्सिस हो गया, प्लेन सेम है। प्लेन सेम का मतलब ये प्लेन सेम प्लेन एक है। अब अपोजिट मत बोलेगा, दो नहीं, एक ही है, ठीक है। ऐसे कर देंगे, आप देखो एक ही प्लेन में, एक ही प्लेन है। 3 डायमेंशनल दिखाता हूं मैं, ये एक्स वाई, 3 डायमेंशनल में हमने जेड ले लिया। 3 प्लेन है, प्लेन मतलब कि एक ही सब प्लेन में होना चाहिए। यहाँ 3 प्लेन हो गया, 1 2 एंड 3, ठीक है, 1 2 एंड 3 प्लेन हो गया। तो 3 डायमेंशनल में 3 प्लेन जो कि अलग अलग, तीनों एक दूसरे के अलग अलग होता है, ठीक है। तो 2 डायमेंशनल प्लेन, तो कोप्लेनर वेक्टर होता है कि जितने वेक्टर होगा एक ही प्लेन में लाई करेगा, सेम प्लेन में, वो होता है 2 डायमेंशनल। ये कोप्लेनर वेक्टर, ऑल वेक्टर्स lie in same plane, that will be coplanar vector, ठीक है। सपोज वेक्टर ए यहाँ है, वेक्टर बी यहाँ है, वेक्टर ए यहाँ, वेक्टर बी यहाँ, वेक्टर सी यहाँ, वेक्टर डी यहाँ। कोई डायरेक्शन का मतलब नहीं है, एक ही प्लेन में जितने भी वेक्टर्स होंगे एक दूसरे के अपोजिट हो, अपोजिट मैग्नीट्यूड हो, कोई इशू नहीं, लेकिन एक ही प्लेन में लाई करेगा, ऑब्वियसली वो कोप्लेनर वेक्टर होगा, ठीक है। लेकिन जितने भी वेक्टर अगर 3 अलग अलग प्लेन में लाई करता है, 3 अलग अलग प्लेन में, तो याद रखिएगा वो कोप्लेनर वेक्टर नहीं होगा, ठीक है।
मतलब ये हुआ कि टू डायमेंशनल प्लेन मतलब ये कह सकते हैं कि टू वेक्टर्स विल ऑलवेज बी कोप्लेनर, विल ऑलवेज बी कोप्लेनर इन टू डायमेंशनल प्लेन। टू डायमेंशनल प्लेन में हमेशा कोप्लेनर होगा। हाँ, लेकिन थ्री डायमेंशनल में चूंकि तीन प्लेन है तो ऐसा भी हो सकता है ना कि कोई एक प्लेन में सभी वेक्टर लाई करे, या उसी वेक्टर को हम पर्सपेक्टिव देखेंगे तो किसी और प्लेन के कंपैरिजन में, किसी और प्लेन के कंपैरिजन में कोप्लेनर नहीं होगा। एक ही प्लेन में चूंकि यहाँ तीन प्लेन है तो तीन प्लेन में कोई एक ही प्लेन में बहुत सारे वेक्टर लाई कर रहा होगा, ऐसा भी हो सकता है। बट टू वेक्टर्स विल और विल नॉट, दोनों या तो करेगा या तो नहीं करेगा, बी कोप्लेनर इन थ्री डायमेंशनल। या तो लाई भी कर सकता है, या तो एक ही प्लेन में किसी एक प्लेन में लाई करेगा, या नहीं भी कर सकता है। टू प्लेनर में हमेशा लाई करेगा, तो ये होता है कोप्लेनर वेक्टर। अब हम समझेंगे कोलीनियर वेक्टर। कोलीनियर वेक्टर ये क्या होता है? देखो, यहां प्लेनर का मीन्स होता है कि सेम प्लेन में, यहां लीनियर का मतलब होता है एक लाइन में जितने भी वेक्टर है, दो या दो से ज्यादा वेक्टर्स एक ही लाइन में लाई कर रहा है, एक ही डायरेक्शन में। एक लाइन का मतलब एक ही डायरेक्शन में लाई करेगा, वो होता है कोलीनियर पॉइंट। हम यहां कह सकते हैं ऑल वेक्टर्स lie in same line will always be collinear vector। सपोज वेक्टर ए है, यहाँ वेक्टर बी, यहाँ वेक्टर सी, सीधा जा रहा है, तिरछा नहीं हो रहा है, ठीक है। यहाँ वेक्टर डी, यहाँ चार वेक्टर ने लिया, एक ही लाइन में लाई कर रहा है, तो ये होता है को लीनियर वेक्टर। हाँ, ये लाइन लीनियर नहीं होगा, याद रखिएगा, को लीनियर नहीं होता है। ये वेक्टर ए हो गया, सपोज वेक्टर ये होगा, सपोज वेक्टर्स ये कोलीनियर नहीं होता है, ये होता है। क्यों नहीं? हाँ, इसको कोप्लेनर कह सकते हैं। एक ही प्लेन में है, एक ही प्लेन में है। ये जो बोर्ड दिख रहा है आपको, व्हाइट बोर्ड, एक्स वाई एक्सिस, दो एक्सिस है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस सेम प्लेन में है, तो ये कोप्लेनर होगा। लेकिन ये कोप्लेनर तो है, ये वेक्टर जो कोलीनियर जितने भी वेक्टर होते हैं वो कोप्लेनर तो होता है, लेकिन जितना भी कोप्लेनर वेक्टर होता है वो कोई ज़रूरी नहीं है कि कोलीनियर हो भी सकता, नहीं भी हो सकता। लेकिन जितने भी कोलीनियर वेक्टर्स होते हैं वो सारे के सारे कोप्लेनर होते हैं। एक लाइन में लाई कर रहा है, ठीक है। अब समझेंगे यूनिट वेक्टर क्या होता है। यूनिट वेक्टर, यहाँ वर्ड समझ में आया कि यूनिट मीन्स वन, तो ऑब्वियसली वन क्या होगा, इसका डायरेक्शन तो वन नहीं होता है, मैग्नीट्यूड वन होगा। और वेक्टर का अलग अलग मैग्नीट्यूड होता है, तो बहुत सारे वेक्टर ऐसे भी होते हैं जिसके मैग्नीट्यूड मान लो एक है, एक वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कुछ और भी है। हमने मान लिया वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वन है, तो उस वेक्टर को उस टाइम पे यूनिट वेक्टर कहते हैं। इफ द वेक्टर हैविंग मैग्नीट्यूड जीरो, इसका मैग्नीट्यूड अगर जीरो है, इज नोन एज यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड को हम डायरेक्ट इस तरह से डिनोट करते हैं, मोड लगाकर। सिंपल वेक्टर लिखोगे तो आप डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों दिखाएगा, जिसका मैग्नीट्यूड ये होगा, आप ऐसे लिख दे सकते हो, ठीक है। एग्जांपल के तौर पे आप समझ, अच्छा इसमें क्या है, यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं, लाइक वेक्टर ए मान लो, तो यूनिट वेक्टर को डिनोट करते हैं कैप लगा कर, है ना। इसको पढ़ेंगे ए कैप, क्या पढ़ेंगे, ए कैप, वेक्टर ए कैप, इस तरह से। तो यूनिट वेक्टर को डिफाइन करने के लिए हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, यूनिट वेक्टर इक्वल्स ऑब्वियसली वन होगा, तो वन होने के लिए हम क्या कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ द वेक्टर। यहाँ वेक्टर ये है जिसमें डायरेक्शन मैग्नीट्यूड दोनों बता रहा है, यहाँ वेक्टर वो है जिसमें डायरेक्शन नहीं बल्कि मैग्नीट्यूड बता रहा है। दोनों को जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा यूनिट ए वेक्टर आएगा। यूनिट ए वेक्टर का मतलब ये हुआ कि यूनिट वन होगा, ऑब्वियसली अगर वो वेक्टर है तो मैं डायरेक्शन होगा, तो डायरेक्शन भी तो दिखाना है ना। तो डायरेक्शन दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, वेक्टर ए अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए, इस तरह से हम लिख सकते हैं, ठीक है। कोई भी वेक्टर को लिखना है, बी है तो बी अपॉन बी, इस तरह से लिखोगे। 7 में जीरो वेक्टर,
जीरो से समझ में आ गया, मैग्नीट्यूड जीरो होगा, बहुत सिंपल सिंपल लिखते हैं, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। डायरेक्शन तो होगा लेकिन जिसका मैग्नीट्यूड इज जीरो। तो आप बोलोगे सर कि जब मैग्नीट्यूड है ही नहीं तो इसमें डायरेक्शन की क्या बात है, हुज मैग्नीट्यूड इज जीरो। सपोज डिस्प्लेसमेंट की बात करेंगे, पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, अगर वो 5 मीटर जा रहा है इस डायरेक्शन में, मान लो ये है आपका ईस्ट डायरेक्शन, तो वहाँ चला 1 मीटर चला, तो ये इसका यूनिट वेक्टर हो गया। लेकिन जीरो वेक्टर का मतलब है कि पॉइंट ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, बी पर जाना चाह रहा है, ईस्ट डायरेक्शन में बी पर जा नहीं पाएगा क्योंकि उसका मैग्नीट्यूड, हम इसके अकॉर्डिंग चलेंगे, जीरो वेक्टर के अकॉर्डिंग चलेंगे, है ना। तो उस टाइम पर जीरो वेक्टर जो होगा ना, वो उसका मैग्नीट्यूड वहीं पर आएगा, जहाँ पे जिस पोजीशन पे ए है उसी पोजीशन पर रहेगा। बल्कि उस टाइम पे ये वेक्टर ये चाहेगा कि हम इस डायरेक्शन में जाएं या कोई एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में जाए। अगर इसकी वैल्यू 0.1, ध्यान देना, अगर उस वेक्टर की, मान लो वेक्टर ए जिसकी वैल्यू है 0.1 मीटर, इट मीन्स कि वो डायरेक्शन, उसका डिस्प्लेसमेंट है मान लो 0.1 मीटर, इट मीन्स कि वो 0.1 मीटर आगे की ओर शिफ्ट होगा। अगर उस वेक्टर का मैग्नीट्यूड है 0.001 मीटर, इतनी कम वैल्यू, तो इसका मतलब है कि वो इसने आगे शिफ्ट होना चाहेगा। लेकिन चूंकि डिस्प्लेसमेंट है ये, इसका मतलब ये हुआ कि उस वेक्टर का एक पार्टिकुलर डायरेक्शन होगा, कोई एक डायरेक्शन में वो शिफ्ट होना चाहेगा। अगर उस पोजीशन पे हम ये मान लें कि वो 0 मीटर शिफ्ट होगा, तो भाई पॉइंट जो वेक्टर जहाँ पर था वहीं पे रहेगा, ना तो आगे ना तो कहीं जाएगा नहीं। लेकिन उसका जो डिस्प्लेसमेंट अकॉर्डिंग है, तो ऑब्वियसली जब डिस्प्लेसमेंट है तो वो आगे जाना चाहेगा ना। इट मीन्स कि हम कहना ये चाह रहे हैं कि जब वेक्टर है ही नहीं, मतलब उसकी मैग्नीट्यूड जीरो है, जब वेक्टर का मैग्नीट्यूड जीरो है तो डायरेक्शन की क्या बात, नहीं डायरेक्शन की बात होती है, इसमें भी डायरेक्शन होगा। इसलिए उस वेक्टर को हम कहेंगे उस टाइम पर जीरो वेक्टर। मैग्नीट्यूड जीरो लेकिन डायरेक्शन होगा, मैग्नीट्यूड जीरो डायरेक्शन होगा, जीरो वेक्टर, या हम कह सकते हैं नल वेक्टर, या इसको हम कह सकते हैं एम्प्टी वेक्टर। खाली है ना, एम्प्टी खाली है, इतने सारे वेक्टर्स हो सकते हैं। वेक्टर का कॉन्सेप्ट कहता है मैग्नीट्यूड होना चाहिए, डायरेक्शन होना चाहिए। तो मैग्नीट्यूड जब है ही नहीं, डायरेक्शन की क्या बात। ऐसा कभी पॉसिबल है कि कोई वेक्टर ऐसा हो जिसका, या कोई फिजिकल क्वांटिटी ऐसा हो जिसका मैग्नीट्यूड है ही नहीं, डायरेक्शन कैसे होगा। तो उस सेंस में हमने उस डायरेक्शन को लेके चले थे, डिस्प्लेसमेंट को लेके चले थे। डिस्प्लेसमेंट समझकर हमें लगा कि हाँ इसमें डायरेक्शन होगा, इसलिए हमने उसको वेक्टर कहा। और कौन सा वेक्टर कहेंगे, जीरो वेक्टर। पैरेलल वेक्टर देखते हैं, एक होता है पैरेलल वेक्टर, पैरेलल शिफ्टिंग की बात कर रहे थे, वहां पर दो वेक्टर जो पैरेलल होगा, है ना, मोर देन टू वेक्टर, मोर देन टू वेक्टर्स होज एंगल इज जीरो, सिंपल, उसको हम पैरेलल वेक्टर कहेंगे। इसमें क्या होगा, पैरेलल वेक्टर में सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, साथ साथ सेम यूनिट होना चाहिए, तभी हम कहेंगे पैरेलल वेक्टर। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो लेकिन डायरेक्शन सेम होना चाहिए, यूनिट भी सेम होना चाहिए। ठीक है, एग्जांपल समझे, वेक्टर ए वेक्टर बी, सेम डायरेक्शन में, एक ही तरह का वेक्टर सेम यूनिट में होगा, सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, उस टाइम पे पैरेलल वेक्टर होगा। मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, सपोज दोनों की मैग्नीट्यूड इस टाइम पर सेम है, अभी भी ये पैरेलल वेक्टर। सपोज मैग्नीट्यूड यहाँ ए वेक्टर है, यहाँ मैग्नीट्यूड इसका बढ़ा दिए, सेम डायरेक्शन में एक ही फिजिकल क्वांटिटी को हमने मान लिया कि वो रिप्रेजेंट कर रहा होगा। मान लो यहाँ दोनों डिस्प्लेसमेंट है, ये दोनों डिस्प्लेसमेंट है, यहाँ दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम, यूनिट भी सेम, तो इस टाइम पे पैरेलल वेक्टर। यहाँ भी दोनों का डायरेक्शन सेम, मैग्नीट्यूड, ये यूनिट सेम, मैग्नीट्यूड डिफरेंट है, मैग्नीट्यूड किसी का कम किसी का ज़्यादा, अभी भी ये पैरेलल वेक्टर होगा। पैरेलल होने के लिए सेम डायरेक्शन सेम यूनिट, जब सेम डायरेक्शन होगा इट मीन्स कि उसके बीच का जो एंगल होगा ना वो 0 डिग्री होगा। सेम डायरेक्शन में यही नहीं होता, एंगल उस दोनों के बीच का 0 डिग्री होगा। ठीक है, सपोज एग्जांपल में हम लेते हैं वेक्टर ए है,
अच्छा वेक्टर पी लेते हैं, बार बार हमने ए लिया, वेक्टर पी ले लिया, मान लो 10 मीटर जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है। वेक्टर क्यू है 10 मीटर, ये ईस्ट में है, ये भी ईस्ट में है, तो ऑब्वियसली ये पैरेलल में आ जाएगा, पैरेलल वेक्टर होगा। सेम एग्जांपल लेते हैं, वेक्टर पी 10 मीटर ईस्ट, वेक्टर क्यू 15 मीटर ईस्ट, ये भी पैरेलल वेक्टर को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर एक और एग्जांपल लें, सपोज वेक्टर पी 15 मीटर वेस्ट है, वेक्टर क्यू 15 न्यूटन वेस्ट है, तो ये पैरेलल को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, क्योंकि मैग्नीट्यूड तो छोड़ो, मैग्नीट्यूड की बात ही नहीं, लेकिन यूनिट तो सेम नहीं है ना, यूनिट सेम नहीं है, हाँ डायरेक्शन तो सेम है, तो यूनिट सेम नहीं, जो डिस्प्लेसमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है ये फोर्स को, इसलिए ये क्या हो गया, पैरेलल वेक्टर नहीं होगा। अब सेम में बता देता हूँ एंटी पैरेलल, ठीक है, थोड़ा सा जगह लेता हूँ मैं, एंटी पैरेलल बता देता हूँ मैं आपको, एंटी पैरेलल वेक्टर। एंटी पैरेलल में अपोजिट डायरेक्शन, जो पैरेलल होता है उसका अपोजिट एंटी पैरेलल होगा, अपोजिट डायरेक्शन। बट यूनिट की बात करेंगे तो सेम यूनिट होना चाहिए, मैग्नीट्यूड कुछ भी हो कोई इशू की बात नहीं है ना। एक वेक्टर इस डायरेक्शन में है तो एक वेक्टर इस डायरेक्शन में हो, तो इसके बीच का एंगल जो होगा ऑब्वियसली वो 180 डिग्री होगा। कोप्लेनर को लीनियर कुछ भी हो कोई इशू नहीं है, यहाँ कोप्लेनर है, को लीनियर भी हो सकता है, या हम कह सकते हो ओवरलैप करेगा, ओवरलैप जिस पर वेक्टर है उसी पर दूसरा वेक्टर आ गया, दोनों के बीच का एंगल सेम है, नहीं दोनों के बीच का एंगल सॉरी 180 डिग्री है, अपोजिट वेक्टर है, ये दोनों ए और बी मान लो कि सेम फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो सेम फिजिकल क्वांटिटी इट मीन्स कि सेम यूनिट होगा। सपोज ए मान लो कि वेक्टर ए है 10 मीटर, तो ये हो जाएगा ईस्ट में मान लो, और वेक्टर बी ये हो जाएगा 10 मीटर या 15 मीटर, कुछ भी ले सकते हैं मैग्नीट्यूड, लेकिन यूनिट सेम होना चाहिए, डायरेक्शन उसका ठीक अपोजिट होना चाहिए। और आपको पता है कि ईस्ट का अपोजिट होता है वेस्ट, तब इस टाइम पे एंटी पैरेलल वेक्टर होगा। ईस्ट लेते साउथ लेते, तो फिर अभी मैंने बताया है कि डायरेक्शन की बात करेंगे, जब हम नॉर्थ, ये तो साउथ होता है, ये नॉर्थ होता है, ये ईस्ट होगा, ये आपका होगा वेस्ट, तो ईस्ट का अपोजिट वेस्ट, नॉर्थ का साउथ, ईस्ट लिए तो उसका अपोजिट वेस्ट होगा, अगर साउथ लेते हैं इसका अपोजिट नॉर्थ होता है, ठीक है। तो ये एंटी पैरेलल। एक और वेक्टर है मैं बता दूँ आपको, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, जब अपोजिट वेक्टर होगा तो एंगल उसके बीच का 180 डिग्री होगा, यूनिट सेम होना चाहिए, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए, उल्टा होना चाहिए। उल्टा का मतलब है कि नॉर्थ का साउथ, साउथ का नॉर्थ। डायरेक्शन की बात करेंगे तो देखो और भी बहुत सारा डायरेक्शन होता है, अगली क्लास में हम इसको अलग से मैं डायरेक्शन की बात करेंगे, वेक्टर का स्पेशल डायरेक्शन होता है क्या, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट आपने सुना भी होगा, ईस्ट टू नॉर्थ होता है, वेस्ट टू नॉर्थ होता है, साउथ टू वेस्ट होता है, इस तरह से हम ये भी चीज़ बताएंगे अगली क्लास में। हाँ 10वां में हम बता देते, 10वें नंबर में बता देते निगेटिव ऑफ वेक्टर। निगेटिव ऑफ वेक्टर आप बेसिकली समझ लो कि कोई वेक्टर है उसकी वैल्यू निगेटिव होगा, इट मीन्स की अपोजिट डायरेक्शन होगा, निगेटिव ऑफ वेक्टर कहलाएगा। निगेटिव ऑफ वेक्टर को मान लो एग्जांपल है, निगेटिव ऑफ वेक्टर, तो वेक्टर ए और बी निगेटिव है, इट मीन्स कि ये अभी निगेटिव शो नहीं कर रहा है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन, यहाँ पे हम इक्वल वेक्टर लग रहा है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन सेम लग रहा है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में होगा तो इसका मतलब ये होगा कि वो मैग्नीट्यूड ये डायरेक्शन से अपोजिट होगा, तो उस टाइम पे हम निगेटिव ऑफ वेक्टर कह सकते हैं। सपोज वेक्टर ए है मान लो 7 मीटर पर सेकेंड ईस्ट, इसका अपोजिट वेक्टर बी है 10 मीटर पर सेकेंड वेस्ट। निगेटिव होने के लिए, वेक्टर निगेटिव होने के लिए याद रखिएगा मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, ठीक है, डायरेक्शन अपोजिट होना चाहिए। जो एंटी पैरेलल का कॉन्सेप्ट है वही निगेटिव का, बस इतना सिंपल याद रखना। हाँ एंटी पैरेलल में फ़र्क ये होता है कि मैग्नीट्यूड सेम हो या ना हो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव में क्या होता है मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए। एंटी पैरेलल में मैग्नीट्यूड सेम हो भी सकता है, नहीं हो सकता है, लेकिन निगेटिव में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, सेम यूनिट भी होनी चाहिए, तब उस टाइम पे कहेंगे निगेटिव ऑफ वेक्टर। अपोजिट डायरेक्शन मतलब क्या हुआ
कि ईस्ट का वेस्ट, साउथ का नॉर्थ, है ना। ये आप इसको निगेटिव वेक्टर नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ मैग्नीट्यूड सेम नहीं है। अगर 7 मीटर पर सेकेंड ये भी होता है, ये भी है, तो हम कह सकते हैं क्योंकि ईस्ट का अपोजिट वेस्ट होता है, तो उस टाइम पे दोनों वेक्टर को हम बराबर करते और माइनस साइन लगा देते किसी एक पर, तो वो होता है निगेटिव ऑफ वेक्टर। ठीक है, बस 10 तरह का ये वेक्टर के टाइप्स है। आई होप कि अगला क्लास आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगले क्लास में हम लोग मिलेंगे ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, इसके बारे में हम लोग निकालेंगे रिजल्टेंट वेक्टर। थैंक यू सो मच।